बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात मथुरा की। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा का नाम सियासी रैलियों और बैठकों में तेजी से उठने लगा है। अब बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। हरनाथ सिंह यादव ने लिखा है कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़वाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनको चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया। हालांकि हरनाथ सिंह यादव की चिट्ठी के पहले ही मथुरा के नाम यूपी के सियासी गलियारों में सुर्खियों में है। बीजेपी का एक बड़ा तबका अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में विशाल कृष्ण मंदिर बनवाने का मुद्दा उठा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को उसका विराट और भव्य गौरव वापस दिलवाने का जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी के मथुरा वाले दांव ने समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने गठन से लेकर अब तक खुद को यादव समाज की पार्टी बताती रही है और उनके वोटों पर अपना एकाधिकार समझती आई है। लेकिन बीजेपी के मथुरा वाले दांव ने समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि कृष्ण यादव समाज के लिए पूज्य हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी में यह तय नहीं कर पा रही कि कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर वो क्या रुख अपनाए जिससे उसके यादव वोट ना छिटकें और बीजेपी के पाले में आना आ जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी ने तो ग्राउंड पर काफी जोर शोर से ये आह्वान कर दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काशी को बनाया है मथुरा को भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा कि अयोध्या काशी में तो खूब तैयारी है, अब मथुरा की बारी है। तो धीरे धीरे मथुरा की बात की जा रही है, लेकिन अब तक बात ये कही जा रही थी कि कोर्ट अपना फैसला लेगा जो कृष्ण जन्मभूमि का विवादित बात है, लेकिन मथुरा और वृंदावन के विकास की बात बीजेपी कर रही है। लेकिन चुनाव में इस तरह से कृष्ण का आह्वान कि जय श्री कृष्ण करेंगे, जय श्री राम तो किया, अब जय श्री कृष्ण भी करेंगे, राधे कृष्ण भी करेंगे। अब ये बात जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हर रैली में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन को कैसे पीछे छोड़ दें, मथुरा और वृंदावन का भी विकास करना बाकी है, करना आवश्यक है। अब इन्हीं बातों को बीजेपी धीरे धीरे नीचे दौड़ा रही है। और सही सवाल पूछा यही गया था कि चुनाव कौन लड़ेगा मथुरा से फिर। हालांकि अभी फिलहाल वहां लोकसभा से सांसद हेमा मालिनी है, वहां एमएलए श्रीकांत शर्मा जी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा कि चुनाव अगर वहां मथुरा की अगर बारी है तो क्या बीजेपी का कोई चुनावी चेहरा मथुरा से चुनाव लड़ने को तैयार है। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे, तभी अखिलेश यादव ने भी कहा मैं भी करूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तो क्या प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी, बहन मायावती लड़ेंगी, ये सवाल भी उठते हैं। अब बीजेपी के लिए मथुरा कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही यूपी के अमरोहा में मथुरा और वृंदावन पर बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा और वृंदावन की तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो योगी आदित्यनाथ का कहना कि हमने कहा था कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का काम कराएंगे, मोदी जी ने यह कार्य प्रारंभ करा दिया और आप खुश हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं, ये सवाल पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम को भव्य रूप से बना रहे हैं, आपने देख लिया।
और अब फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। ये योगी आदित्यनाथ का सीधा बयान। अनिला सिंह और अनुराग भटोरिया हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि हरनाथ यादव से भी जुड़ें, उनसे भी पूछें कि कैसे ये उनका मन बना कि जेपी नड्डा जी को चिट्ठी लिखें। लेकिन अब जय श्री राम के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे भी कर रही हैं अनिला जी। राम राम। आनंद जी, जब भगवान श्री राम के बारे में बोले तो विष्णु अवतार, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोले तो विष्णु अवतार। तो यहाँ पर जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी, अभी तो वो जारी है, अभी खत्म कहाँ हुई है। न्याय तो अब हम दिलवा रहे हैं ना, बारी बारी से। ठीक है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे समर्थक हो, बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं और हर प्रकार का वो श्रमदान और हर प्रकार का दान भी दे रहे हैं और कार्य किया। अयोध्या में हम सफल होकर आ गए। मथुरा की बारी है। बिल्कुल, मथुरा में भी जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। ठीक है, इस कांग्रेस ने इस तरीके तो क्या ये मान ले कि पिछले 4 सालों में आप मथुरा को भूल गए? अब मथुरा चुनाव आ रहे हैं तो मथुरा याद आया है? नहीं, आप ये बता दीजिए, पिछले 4 सालों में ब्रज विकास परिषद किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कृष्णोत्सव कौन मनाता है? अनिला जी जरा रुकिए। मैं अनुराग हरनाथ सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरनाथ जी नमस्ते, या फिर मैं कहूं जय श्री कृष्ण। आपने चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा जी को, क्यों लिखी है चिट्ठी? ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार ये कहा कि पार्टी जहां से चुनाव चाहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। आज रात्रि को मुझे 2 बार मेरी नींद खुली और दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि आप मध्यस्थता का काम करिए और अपने पार्टी नेतृत्व को कहिए कि योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकालीन बेला में उठ करके आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है और उसमें मैंने लिखा है कि ब्रज की पावन रज का कण कण जो है ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़ें। इसी तारतम्य में मैंने पत्र लिखा है। पर आपको क्यों लगता है कि उनको वहां से लड़ना चाहिए? ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तो माननीय योगी जी ने जिस समझदारी से, जिस चतुराई से, जिस रण कौशल के साथ उत्तर प्रदेश की का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा बदला है और आम नागरिक से जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे आर्थिक हैं, चाहे शैक्षणिक हैं, चाहे धार्मिक हैं, किसी भी प्रकार के सवाल हैं, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल है, बहुत योग्य रूप से उनको हल किया है और इसका एहसास पूरी प्रदेश की जनता को है। और कि भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान महादेव हैं, इस देश की धरती के कण कण में समाये हुए हैं। इनको माइनस करके, अलग करके भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ब्रज क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं, ब्रज क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, हालांकि ब्रज क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, हाँ, प्रदेश के अन्य हिस्सों में हुआ है इसी तरीके से। तो विकास की दृष्टि से यहाँ की जनता की ये इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 300-325 सीटें, केवल इतना ही इस चुनाव का लक्ष्य नहीं है। इस चुनाव से जुड़ा हुआ है कि भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, वहाँ जहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई है, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस पर मस्जिद खड़ी हुई है, वो मुक्त होनी चाहिए और ये मुक्त करने का काम केवल योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो लोग कदापि इस काम को नहीं करेंगे जिन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर खड़ा करने के लिए गोलियां चलवाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों की फौज खड़ी किया। जो अपने मंच से मैं अखिलेश यादव जी से अपने आप के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उनके अंदर शक्ति है, ताकत है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, आदर का भाव है, तो अपने सार्वजनिक मंच से बोले जय श्री कृष्ण, अपने सार्वजनिक मंच से बोले जय श्री राम, अपने सार्वजनिक मंच से बोले कि ये कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो मुक्त होना चाहिए।
तो वो बोले, लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें चंद वोटों के लिए वो कितना ही नीचे कर सकते हैं। इस देश की जो अस्मिता है, इस देश की जो चाल है, चरित्र है, चेहरा है, उससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का जो मसला है, इसे केवल योगी आदित्यनाथ जी ही हल कर सकते हैं। पर हरनाथ जी आप वरिष्ठ हैं, आप तो और कई सालों से आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो ये संघ की एक पुरानी मांग रही है कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन आप तो जानते हैं कि कानून बना है हेरिटेज एक्ट के तहत, अब जो राम जन्मभूमि में हुआ उसके बाद किसी और ऐसी किसी इमारत पर कोई भी जो विवादास्पद है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कोर्ट उस पर फैसला नहीं लेता। तो योगी जी क्या करेंगे? या फिर बात ये, या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि अब राम जन्मभूमि और फिर काशी की बात हो चुकी है, तो अगला अब हिंदू को एक करने का और हिंदू वोट को खींचने का जरिया सिर्फ मथुरा है? नहीं, हिंदू वोटों को खींचने का नहीं है। मैंने तो अभी पिछले सत्र में और संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि पूजा स्थल 1991 ये असंवैधानिक है, अतार्किक है और हिंदू भावनाओं के साथ खुलवाड़ करने वाला है। उस कानून में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता, चुनौती नहीं दे सकता। तो संविधान में ये तो कहीं भी नहीं, हर नागरिक का अधिकार है कि उसको हम चुनौती दे सकते हैं। तो ये कानून मैंने मांग की थी संसद में, ये कानून समाप्त होना चाहिए देश के अंदर। और जो मुगल आक्रांता, उन्हें जो हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, हमारी भारत की जो असली सांस्कृतिक पूंजी है उसको खत्म करने के लिए, हम भूल जाए कि भारत क्या था, इसके लिए उन्होंने सारे देश के मंदिरों को तोड़ा। तो आज हजारों साल की गुलामी के बाद वो युग आया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो आस्था के केंद्र, हमारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, उनका पुनरुद्धार हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। तो उसी कड़ी में आज ऐसी क्या नाम है, सरकार की जरूरत है जी। ऐसी सरकार की जरूरत है जो भगवान कृष्ण के मंदिर बनाने के काम में रोड़े न अटकाए, उनको समस्या को हल करने की कोशिश करे। सकारात्मक चिंतन वाली सरकार चाहिए और वो सरकार केवल आदरणीय योगी जी की हो सकती है। तो फिर आप जरा बीते कल का जो रात का जो घटनाक्रम है वो बताएंगे। आपने कहा 2-3 बार आप नींद से जगे। हाँ, ये सत्य है कि कल शाम को मैंने योगी आदित्यनाथ जी का वो टीवी चैनल पर बयान देखा। तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से चुनाव चाहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे रात्रि को 2-3 बार मेरी नींद खुली। तीनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मेरे सामने आ गए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप मध्यस्थ की भूमिका निभाइए यादव जी, और आप अपने नेतृत्व को कहिए कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान मेरे उनकी जन्मभूमि मथुरा से चुनाव लड़े। उसी तारतम्य में मैंने वो पत्र लिखा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राष्ट्रीय नेतृत्व को। मैंने अनुरोध किया है कि जन भावना की कदर करते हुए, ब्रज क्षेत्र की जो पवित्र माटी है उसकी सुगंध को पहचानते हुए और आदरणीय योगी जी जो है मथुरा से चुनाव लड़े जी। तो क्या आप योगी जी से भी कहेंगे, इसी के साथ में जी योगी जी से भी कहेंगे कि वो वहां से लड़े? हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। और दूसरे इसी के साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनका जितने भी कांग्रेस रही हो, सपा बसपा आ गया, जितने भी विरोधी दल हैं, उन्होंने उनका वोटर के रूप में हमेशा उनका उपयोग किया। उन्हें एक हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक के रूप में कभी उनका उपयोग, आज उसी के कारण से गरीबी है, कुपोषण है, अशिक्षा है, अनेक प्रकार की उनके सामने जो है समस्या मुंह भाई खड़े हुए हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि कुरान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जोर जबरदस्ती से कब्जाई गई जमीन पर यदि मस्जिद बनाई जाती है तो खुदा उस मस्जिद में उस इबादत को स्वीकार नहीं करता है। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि अपना दिल चौड़ा करें और मेरी बात न माने, हमारी हिंदू समाज की बात न माने, देखो कुरान की बात कोई मान ले और सहर्ष जो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करें ताकि देश के अंदर एकता का, सौहार्द का और देश की सार्वभौमिकता का
एक वातावरण बन सके। पर यादव, अखिलेश यादव ने तो शुरू में जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी कुछ महीने पहले अपने आप को यदुवंशी बताया था, कृष्ण भक्त बताया था, मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि और भगवान कृष्ण की बात की थी। अब यादव तो यदुवंशी रहे हैं, तो फिर क्या यादव भी इस बात को मानेंगे, या फिर ग्राउंड पर किसान कानून की वजह से यहाँ पर ब्रज की भूमि में और इस रीजन में थोड़ा सा उठापटक है और थोड़ा सा द्वेष भाव है बीजेपी के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, वो आगे आएगा? नहीं, पहले तो आप ये समझिए कि किसानों को अंदर क्या नाम है, पीड़ा इस बात की है कि ये किसान बिल क्यों वापस लिए गए। 90% जो छोटे और मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके उसमें हित में था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने दिल को चौड़ा करने, देश के अंदर एक सामान्य वातावरण बनाने के लिए किसानों के हितों में ही ये किसान कानून वापस लिए हैं। लेकिन किसानों कृषि सुधार की दृष्टि से कार्यक्रम बराबर चलते रहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री ये बोला है। और कहीं पर भी किसान आंदोलन का किसी भी क्षेत्र में किंचित मात्र भी कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 325 सीटें लेकर आ रही है, ये पक्की बात है। और दूसरे जो आपने अखिलेश यादव जी की बात कही, यदि अखिलेश यादव जी, मैं ये तो कहूंगा कि यदुवंशी हैं, लेकिन यदुवंशियों में भी दो हैं, एक तो कृष्णवंशी, एक कंसवंशी। कृष्ण नीति के, धर्म के, पुण्य के समर्थक थे, हाँ, नीति के समर्थक थे। और कंस जो है अनीति का और गलत कामों का समर्थक था। तो यदि वो कृष्णवंशी है तो वो मंच से खड़े होकर के बोले, उनमें ताकत है, तो ये वास्तव में कृष्णवंशी है, तो वो बोले कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर जो है मंदिर बनना चाहिए, वो वहाँ जहाँ पर जन्म गृह था वहाँ से मस्जिद हटनी चाहिए, वो बोले, हम उसका स्वागत करेंगे जी। लेकिन देश की आम जनता चाहती है कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए। जी, हरनाथ सिंह यादव जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो अखिलेश यादव के सामने आपने एक सीधा प्रश्न रखा है, आप हैं तो यदुवंशी, पर कृष्णवंशी हैं कि कंसवंशी हैं, ये आपको निर्धारित करना है। क्या वहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए या नहीं, ये आपको बताना है। क्या आप मंच पर खड़े होकर ये बोलेंगे? अनुराग भदौरिया हमारे साथ थे, उन्होंने क्या हरनाथ सिंह यादव की बात सुनी, उनके यादव जी की बात सुनी, वो क्या कहेंगे हम उनसे जानेंगे थोड़ी देर में। अभी फिर से जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया हमारे साथ। लेकिन अनिला जी, तो अब ये तो बात अब खुल के हो गई, अब सिर्फ बात मथुरा वृंदावन के विकास की नहीं है, भव्य मंदिर निर्माण की है, बात कृष्ण जन्मभूमि की है। अनिला जी, आनंद जी, आप आवाज बीच में चली गई थी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि हरनाथ सिंह यादव कह रहे हैं वहां तो कृष्ण जन्मभूमि है और वहां मस्जिद नहीं मंदिर होना चाहिए, और उसको सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही उसका रास्ता साफ कर सकते हैं। तो अब बात विकास की, मथुरा वृंदावन की नहीं है। नहीं, देखिए, विकास के विषय में तो मैंने शुरू में भी बताया था कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद किसने बनाया, हमने बनाया। वहां पे अल्कोहल मीट फ्री एरिया किसने किया, हमने किया। रंगोत्सव हम मनाते हैं, कृष्णोत्सव हम मनाते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र का जितना जो उसके बस में है, सरकार के बस में, पार्टी के बस में है, उसका हमने एक भव्य निर्मल जो विकास होना चाहिए वो हमने करके दिखाया। बाकी लोग तो बिल्कुल, जैसे अभी यादव जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अरे मंच पे खड़े होकर बोलो, तो बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव बोलो। हिम्मत है? हिम्मत है ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो टीबी से ग्रसित है, टी फॉर तुष्टिकरण एंड बी फॉर भ्रष्टाचार। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि कंस भी यदुवंशी थे, कृष्ण भी यदुवंशी थे। तो कृष्णवंशी हैं कि कंसवंशी हैं, ये निर्धारित करे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। लाल टोपी की गुंडागर्दी किसके, कौन से वंशी होगी? कंसवंशी है। अगर कृष्णवंशी होते तो जय श्री कृष्णा नहीं बोलते। कंधे से कंधा मिलाकर ये जो झगड़ा शुरू किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, जो जमीन हमें पता है ना, 1965 में एक और जो ट्रस्ट बनाया था, फेक ट्रस्ट
तो उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिहार के जो गवर्नर थे, इन लोगों ने मिलकर बहला फुसलाकर जमीन बेच दी मुसलमानों को। वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद बन गई। ये तो कोर्ट में टिकेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ जाते थे, कि मैं पश्चिम क्षेत्र से आती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो पश्चिम में भी थोड़ा और ज्यादा ध्यान यहाँ पे लोगों का आएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ तो ये तो कोर्ट में भी नहीं टिकेगा, और अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। पर हाँ, आज यादव साहब ने बहुत बढ़िया बात करी। अगर कंस वंशी है तो जय श्री कृष्णा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और न ही ये इस प्रकार की मुहिम करेंगे। परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, कहाँ जाकर लगा रहे हैं? हाँ, इनसे पूछना शुरू कर दे। परशुराम जी जो थे वैसे जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु कर्म से क्षत्रिय थे। तो आप योगी आदित्यनाथ जी को बारंबार टारगेट क्यों करते हैं भाई? क्या एक जन्म से क्षत्रिय व्यक्ति जो है अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता? तो यहाँ जो ये है ना, ये केवल और केवल तुष्टीकरण। तो ये आरोप तो बीजेपी पर भी लग सकता है कि मथुरा की बात आपने इसीलिए छेड़ी ताकि आपको हिंदू के वोट एक हो जाएं, और फिर 60 से ज्यादा प्रतिशत यादव के वोट हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट जिसे कहा जाता है कम से कम 10% होता है, उसमें से 60 से ज्यादा फीसदी जो है हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ ही रही है। इसीलिए तो उनको यादव मुस्लिम उनका कोर वोट बेस कहा जाता है। तो उनको यादवों को खींचने के लिए आपने मथुरा की बात की है, कृष्ण की बात की है, कृष्ण जन्मभूमि की बात की है। मैं तो खुलकर आपके चैनल पर कहती हूँ, अगर कोई सच्चा यदुवंशी है, अगर दिल से अपने आप को यदुवंशी मानते हैं और अपने आप को कृष्णवंशी मानते हैं, तो आइए हमारी मुहिम के साथ जुड़िए। जो अपमान जो है लगातार हिंदू समाज को बर्दाश्त करना पड़ा है, आज उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपके ऊपर एक धर्म विशेष को आंकते हैं। उनके लिए पहला काम करते हैं। हिंदुओं के जो बच्चे हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो जेल में ठूस दिया जाएगा, परंतु आजम खान के चाहते जो हैं वो बाहर घूमेंगे। तो आज यादवों को भी तय करना है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आप उस दल के साथ आओ जिसने अपने धर्म को सदैव आगे बढ़ाया है, अपनी संस्कृति को और मजबूत किया है। उन लोगों के साथ ना रहें जो ना इधर के हैं ना उधर हैं, केवल अपने और अपने परिवार के। तो फिर पिच आपका तो विश्वास हो गया, विकास नहीं। आप बात फिर सीधे खुले आम मिलकर आप यही कह रही हैं कि हिंदू सेंटिमेंट को आप आकर्षित करना चाहती हैं। राम जन्मभूमि की बात थी, तब भी आपने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी का कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया, तो बचा मुद्दा एक मथुरा का है। तो इस चुनाव के लिए अब मथुरा को ही यूज करना है, तो इसीलिए आप इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-7 साल में तो आपने इसकी बात ही नहीं की। और फिर जब अयोध्या पर फैसला हुआ राम जन्मभूमि पर, तब कहा गया नहीं काशी मथुरा पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अरे आनंद जी, ये बताइए ना, ब्रज तीर्थ विकास परिषद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि योगी की सरकार ने बनवाया ना। रंगोत्सव जो है हम ही तो मनाते हैं। पर जब से हमारी सरकार आई है, कृष्णोत्सव कौन मनाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है तब से बन रहा है ना। उस क्षेत्र में, क्योंकि पवित्र तीर्थ स्थली है कि भाई वहां पे नॉनवेज नहीं, शराब नहीं, ये किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना, योगी जी के नेतृत्व में किया ना। हम तो कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और उसमें चाहे आप हमें सनातनी कह लो, चाहे आर्य समाजी कह लो, या कोई और सेक्ट का कह लो, पर हैं, हिंदू हैं भाई। ठीक है, ख्याल सबको रखा जाता है, सबका साथ सबका विकास करते हैं। जितनी योजनाएं हैं बिना जाति धर्म के भेदभाव के, जो डिजर्व करता है उसको वो योजना का लाभ मिलता है। परंतु अगर कोई ये कहे कि भाई अगर आप हिंदुओं का नाम लेंगे तो आप जो है कम्युनल हो जाएंगी, आप सांप्रदायिक हो जाएंगे, एक बार नहीं 100 बार लूंगी। गर्व से कहती हूँ कि हिंदू हूँ, जय श्री राम का नारा लगाना है तो लगाऊंगी। हाँ। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इस्लाम का अपमान कर रही हूँ। मैं बिल्कुल अपमान नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप उन कानूनों की बात कर रही हैं, उनको वापस हटाने की बात कर रही हैं जो एक तरह से लागू है। 1991 का हेरिटेज एक्ट है जिसकी बात में तो फिर आप काशी और मथुरा में जो भी है विवादास्पद, चाहे जो भी हिंदू की आस्था हो, 1947 के बाद जो जहां है वो वहीं रहेगा। ये तो संसद ने इसको पार किया है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कहां से आएगा? तो वो तो कोर्ट को फैसला करना है। पर अब बात आप खुल के कर रहे हैं कि हमको मथुरा में मंदिर बनाना है। ये तो क्वैश हो जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट से पास किया था,
एक षड्यंत्रकारी कांग्रेस ने, आप ये समझिए कि ठीक है, इन्होंने राम जन्मभूमि का विषय उसमें नहीं रखा था, बाकी सब कहा कि नहीं, जो पोजीशन जो 1947 में रही थी वही रखेंगे। ठीक है, मैं इन्हीं की बात मान लेती हूँ, पर ये क्या इस चीज से नकार जाएंगे जो एक झूठा फेक ट्रस्ट बनाया गया था, उसमें जो इनके कांग्रेसी चीज भी थे, उन्होंने बाकियों को बरगला के वो एक जमीन का हिस्सा जो है मुसलमानों को बेच दिया, आज वहीं पे मस्जिद खड़ी हुई है। ये कारनामे हैं कांग्रेस के। तो ये अगर देखा जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, वो तो सत्य भी साबित हो, कोर्ट में जीत जाएंगे हिंदू, कृष्ण तक जीत जाएंगे। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। और मैंने बताया ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैया हिंदू जो गर्व से कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, डर नहीं रहा। हाँ। नहीं तो यहाँ तो हिंदू का नाम लेते ही अरे कबीरा लो, चुप रहो, नहीं तो करके बैठा दिया जाता था। सफरुल हुसैन जी हमारे साथ हैं। हुसैन साहब नमस्ते। हरनाथ सिंह यादव हैं, राज्यसभा के एमपी हैं बीजेपी से। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव को तय करना होगा कि वो कृष्णवंशी हैं कि कंसवंशी हैं, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए या नहीं, वो ऐलान करें। देखिए, आजकल जो है नौजवानों के, किसानों के, महंगाई से परेशान जनता के सपने में जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, और वो नौजवान, किसान, महंगाई से परेशान जनता सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रही है कि कब वो मुख्यमंत्री बनके उत्तर प्रदेश को संभालने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को संवारने आ रहे हैं। बाकी मुद्दों से भटकाने के लिए, मुद्दों से हटाने के लिए जनता को इस तरीके की बातें होती रहेंगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता सम्मानित, वो हटने वाली नहीं है। हम लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछते रहेंगे कि जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको आपने क्यों नहीं दिया, उनको क्यों खाने के काम किया, आपने जो नौजवानों से रोजगार का वादा किया था उसको क्यों पूरा नहीं किया, आपने किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया था उसको क्यों नहीं पूरा किया, और महंगाई जो पेट्रोल, डीजल और सरसों का तेल और दूसरी चीजों के जो दाम बढ़ गए हैं, वो दाम क्यों बढ़ गए? क्योंकि आप तो कह के आते थे 400 सिलेंडर को वो हरनाथ सिंह यादव जी चाहते हैं कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के सपने में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि आप कब मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अखिलेश जी कहां से लड़ेंगे चुनाव? अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद हैं। हम नहीं समझते कि वो उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता हर सीट पे आदरणीय अखिलेश यादव जी को, पर उन्होंने तो कह दिया, जैसे योगी जी ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, अखिलेश जी ने भी कहा है कि मैं भी लड़ूंगा। नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी तय नहीं किया है। हम समझते हैं कि वो सांसद हैं आजमगढ़ से, और वो तो जनता के द्वारा चुन के आए हुए सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश में तो वो हर सीट पे आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, उनका ही चेहरा है। जनता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को ही वोट देने जा रही है, उनको ही जिताने जा रही है। जी, लेकिन सवाल यही पूछा है कि अखिलेश यादव जी हैं, यदुवंशी है तो कृष्णवंशी है या कंसवंशी है? कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा के बारे में अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है बीजेपी द्वारा। देखते हैं अखिलेश जी रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं। फखरुल चांद साहब और अनिला सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बच्चे हैं देश का भविष्य। तमाम अभिभावक इस वक्त यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, मेरे ठीक पीछे आप बाल चिकित्सालय क्लासरूम को एक तरह से सजाया जा रहा है। भोपाल का सरकारी सुभाषित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और क्लासरूम के साथ में वैक्सीनेशन सेंटर, काफी बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ क्लासरूम है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहां जनता दरबार में जाने वाले लोगों का पहले कोरोना एंटीजन टेस्ट किया जाता है, और आज हुए इन टेस्ट में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये लोग रोहतास और सासाराम से जनता दरबार में आए थे। चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। क्या इन लोगों की पहचान हो चुकी है? ये कितने लोगों से मिले थे? क्या उनका ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, जहां पर बिहार के विभिन्न जिले से लोग वहां जनता दरबार में अपना फरियाद लेकर पहुंचते हैं, और उसी दौरान आज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे वहां पर जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी फरियाद लेकर। इसी दौरान
6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं एंटीजन टेस्ट में, और बाकी जो अन्य लोग उनके संपर्क में आए थे उन लोगों की भी जांच हो रही है कि आखिर जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे जनता दरबार में जाने के लिए, उस वक्त और कौन कौन लोगों से ये लोग मिले हैं और किन के पास गए हैं, तो उनकी जांच हो रही है। और साथ ही जो सिक्योरिटी के वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, चाहे वो स्पेशल ब्रांच के लोग हों या फिर बिहार पुलिस के लोग हों, उनकी भी जांच होगी इसके बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मुख्यमंत्री जनता दरबार के पास जा रहे थे तो इन लोगों के भी वो संपर्क में आए थे। तो बाकी जिनके भी संपर्क में आए ये 6 लोग हैं, उनकी भी ट्रेसिंग हो रही है और टेस्टिंग होगी, उसके बाद साफ हो पाएगा कि इन लोगों की वजह से और कितने लोगों को फैला है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनको अब वहां से क्वारंटीन भेजा जाएगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि बहुत जल्द देश में प्रदूषण न करने वाली गाड़ियों की तादाद बढ़ने वाली है और ग्रीन फ्यूल के माध्यम से, खासकर इथेनॉल के माध्यम से, देश का किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता तक हो जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश के किसान के पास 8 लाख करोड़ रुपए तक कमाने के साधन जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश आप वापस जाने वाले हैं और कहा जाता है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में जिसको वोट करते हैं उसको लोकसभा में उसको फायदा पहुंचता है। दे टेंड टू गेट इलेक्टेड इन द लोकसभा एंड समवेयर व्हाट द बीजेपी वन एज अ पार्टी लास्ट टाइम अराउंड इन उत्तर प्रदेश, इट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल मैंडेट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्कोर फॉर द बीजेपी इटसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग ओवरऑल प्लस। तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद 2021 तक हम करीब 3 लाख करोड़ के काम हमने लगभग किए हैं, जिसमें से 1,60,000 करोड़ काम पूरे हुए, करीब 1.5 लाख करोड़ के काम शुरू है। और मैंने ये विश्वास दिया कि और 5 लाख करोड़ के काम आने वाले 5 साल में हम करेंगे। तो 5 लाख करोड़ के काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। और मैंने उनको बताया कि मैं उत्तर प्रदेश को अमेरिका के रास्तों के स्टैंडर्ड पर पहुंचाऊंगा। देखिए, अब काफ़ी रोड बने हैं। अभी हम दिल्ली से लखनऊ अच्छा हाईवे बना रहे हैं जी। अब दिल्ली से फरीदाबाद तो हाईवे है, वहाँ गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद से कानपुर तक हम बनाने वाले हैं। फिर कानपुर से ऑलरेडी हमने भी मंजूर किया, उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, कानपुर से लखनऊ। फिर उधर मेरठ एक्सप्रेस हाईवे वो पूरा हुआ है। फिर वाराणसी से कलकत्ता तक बड़ा हाईवे बना रहे हैं, तो एक्सप्रेस हाईवे नया ग्रीन। तो एक प्रकार से देश के विकास में उत्तर प्रदेश में हमने इतने हाईवे बनाए, इतना काम किया है कि आज ये उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका बहुत समाधान और खुशी है। पर मैंने कहा ये तो न्यूज़रील है, अभी तो असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और 5 लाख करोड़ के हाईवे बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। और बाद में उसके साथ मैं उत्तर प्रदेश के कृषि का भी बहुत अभ्यासक हूँ। अब उत्तर प्रदेश ऊर्जा अन्नदाता नहीं, किसान ऊर्जादाता बनेगा। बायो CNG, LNG, एथेनॉल, इससे पूरा देश बदल जाएगा। इंपोर्ट कम होगा। अब 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, वो 25 लाख करोड़ का होगा पेट्रोल डीजल का। उसके बजाय उत्तर प्रदेश में 7 से 8 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी इथेनॉल की, ग्रीन हाइड्रोजन की। और इससे उत्तर प्रदेश में नए रोजगार निर्माण होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार में वहाँ का पिछड़ापन दूर होगा। थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएंगे फॉर आवर व्यूअर्स कि ये ग्रीन इथेनॉल की बात कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन में जो गंदा पानी है, सोलर का उपयोग करके बिजली तैयार करेंगे जी। सोलर को ही हम लोग विंड मिल लगाएंगे, छोटी फाइबर ग्लास की, ताकि बिजली की कॉस्ट 70% ग्रीन हाइड्रोजन में वही होती है। और उसमें गंदा पानी जो है नगर परिषद, महानगर पालिका में, उसी से हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। तो वो सस्ता होगा, रोजगार निर्माण होगा, पर्यावरण का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। फिर बायोमास है, बगास है, राइस स्ट्रॉ है। अभी राइस स्ट्रॉ 5 टन राइस स्ट्रॉ से 1 टन बायो LNG तैयार होता है, बायो CNG। मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर उसके ऊपर किया, सुंदर चलता है। उसमें बसेस, ट्रक चलेगी। तो परली से बायो CNG, बायो LNG बनेगा। शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा। राइस कट से इथेनॉल बनेगा। फिर मोलाइसेस, BAB मोलाइसेस से इथेनॉल बनेगा। शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा। तो ये इकोनॉमी दोनों तीनों मिलाकर 5 से 7 लाख करोड़ की बनेगी। और यूपी में बनेगी, क्योंकि यूपी में गन्ना लगभग सब जगह पर है। तो इसमें यूपी में किसान जो अन्नदाता है, वो अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। तो उसकी भी एक नीति बनाई। ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर, बसेस, सब किसानों ने बनाए हुए ईंधन पे चलेगी। अभी मैंने फ्लेक्स इंजन को अलाउ किया जी। आपने बोला है 6 महीने में इंजन का मतलब है टोयोटो, हुंडई और सुजुकी तीनों ने मान्य किया अभी फ्लेक्स इंजन आएगा। अब पेट्रोल के बजाय आपके 2 व्हीलर में, ऑटो रिक्शा में और 4 व्हीलर में आप 100% बायो इथेनॉल डाल सकते हो।
तो पेट्रोल यूज़ ही नहीं होगा, पूरा इथेनॉल यूज़ होगा, पोल्यूशन कम होगा, इथेनॉल की इकोनॉमी होगी, इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को होगा। बाकी भी मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हो, तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग एक अलग इकोनॉमी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावते इस्लाम नाम की एक संस्था को 25 एकड़ जमीन दिए जाने की तैयारी के मामले में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने इस मामले में भूपेश बघेल सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि जिस संस्था को जमीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है वो पाकिस्तान के कराची की संस्था है, जो देश में जबरन धर्मांतरण और आतंकवाद फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि दावते इस्लाम नाम की संस्था की फंडिंग विदेश से होती है और इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सामुदायिक जीवा भवन बनाने के लिए संस्था की तरफ से जमीन के लिए 2020 में आवेदन किया गया था और राज्य सरकार ने तेजी से जमीन देने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने जमीन देने की प्रक्रिया को रोका नहीं तो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। ये संस्था भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव के कारण, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के 10-10 साल से आवेदन पड़े हुए हैं, परंतु उनको जमीन अलॉट करने के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और इस संस्था का आवेदन 2020 का है और इतनी जल्दी कार्रवाई कर और उनको जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। कई सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। विकास तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। विकास जी नमस्ते, क्या कहेंगे बीजेपी के आरोपों पर? देखिए, ये जिस जमीन की बात कर रहे हैं और दूसरा ये पाकिस्तान की संस्था है, धर्मांतरण है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता अब छत्तीसगढ़ राज्य में अपना जमीन को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जो इश्तिहार जारी हुआ था वो 10,000 स्क्वायर फीट के लिए था और ब्रजमोहन अग्रवाल जी ये भी बताएं, ये जो संस्था का रजिस्ट्रेशन है तो उनके समय हुआ था और ये संस्था का ऑफिस उनके विधानसभा दक्षिण रायपुर में है। तो अब तक मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए थे? और इसमें तत्काल जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई थी वो कर दी गई। और झूठ बोलने का औचित्य क्या है कि धर्मांतरण हो रहा है तो आतंकवादी संगठन चल रहा है? क्या ब्रजमोहन अग्रवाल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कह गया कि यह संस्था आतंकवाद फैलाती है इस देश में? तो मोदी सरकार झूठ कह रही है कि उनके रहते में आतंकवाद कम हुआ है। तो आपका कहना है कि ये जो ग्रुप है दावते इस्लाम, कांग्रेस का मत ये है कि ये तो छत्तीसगढ़ का एक आउटफिट है, इसका कराची के दावते इस्लाम से कोई लेना देना नहीं? देखिए, अभी जो तथ्य सामने आए हैं, ये संस्था यहाँ पर की पुरानी संस्था, फिर मैं कह रहा हूँ ब्रजमोहन अग्रवाल जी जिन्होंने आरोप लगाया उनके रायपुर दक्षिण विधानसभा में इसका ऑफिस है, तो ये तो बहुत पुराना ऑफिस है इनका। अब वो जो पाकिस्तान की संस्था है और यहाँ की जो संस्था है, अगर कहीं एक है तो मैं समझता हूँ फिर नरेंद्र मोदी जी को तत्काल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और केवल सनसनी फैलाने के लिए अगर ब्रजमोहन अग्रवाल उस नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरीशंकर श्रीवास जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। कांग्रेस का कहना है कि ये जो संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। क्यों इतना बात का पतंगड़ बना रहे हैं? क्यों इतना शोर मचा रही है बीजेपी? गौरीशंकर जी क्या कहेंगे? शोर इसलिए मचाया जा रहा है, पिछले 3 साल से इस पार्टी ने पूरी तरह से जाली टोपी और लुंगी वालों को अपना सरपरस्त बनाकर रखा हुआ है। 24 करोड़ का हज हाउस बेवजह बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। और कौड़ियों के भाव में यहाँ की सरकारी जमीनों को तथाकथित विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज को इरादतन यहाँ पर बेचा जा रहा है, उनको फ्री में दिया जा रहा है। रोहिंग्याओं को बसाने के लिए जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का महापौर है वहां पर सामान्य सभा में उनको बसाने का प्रस्ताव पारित होता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता महसूस कर रही है। और इस सरकार में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अब इस तरीके से राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी
इस प्रकार का खेल खेला जाने लगा है। तमाम प्रकार के हमारा तो ये दावा है कि पूरे देश के और बाहर के देश के भी आज जितने भी इस्लामिक कंट्री के लोग हैं वो सब आकर ऐसा लगता है भूपेंद्र बघेल जी के सामने यहाँ पर अर्जी देंगे, उनको भी जमीन दे दी जाएगी। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये महान निष्ठापूर्ण कार्य है जो छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पे हो रहा है। इस प्रकार से बाहर के रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, कालीचरण महाराज जैसे संत का पर अपमान हो रहा है और यहाँ की सरकारी जमीन को इस प्रकार से मुल्ला परस्ती के चलते कौड़ियों के दाम में देने की तैयारी हो रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का नैतिक अधिकार नहीं बनता इससे किसी प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए। थोड़ी सी भी बेशर्मी है, सरकार ने हमारे विरोध के चलते आज यहाँ पर इस फैसला को वापस लिया है। दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। अगर ये आरोप अगर गलत था, सरकार को वापस नहीं लेती। और ये तो एक ऐसे उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है प्रदेश में धर्मांतरण तो अगर आरोप यानी कि अलॉटमेंट में कुछ गलत नहीं था तो वापस क्यों लिया गया अलॉटमेंट, ये पूछ रहे हैं बीजेपी। विकास तिवारी जी बताइए क्या कहेंगे। लुंगी वाले लोग नहीं जाते क्या? और अगर खाली टोपी और जालीदार और अल्पसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी में आना जाना नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अपना अल्पसंख्यक विभाग बंद कर दे। उसके अंदर में जो मुसलमान नेता है, जो ईसाई नेता है, उनका तत्काल धर्मांतरण करवा के घर वापसी करा जाए। मोहन भागवत जी ने तो कहा है कि सारे देश के मुसलमान हिंदू है, तो शहबाज हुसैन से लेकर अब्बास नकवी को तत्काल ही बना। दूसरी बात, जब अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है तो वापस लेने का बात ही नहीं है। और जो संस्था को ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की संस्था है, तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रॉ है, इंटेलिजेंस है, उस पर उन्होंने सवाल निशान लगा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नहीं। देखिए आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जो भाजपा के विधायक है वो नरेंद्र मोदी जी के खुफिया तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। इसको देखते हुए मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरी शंकर जी क्या कहेंगे? पर लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है। विकास तिवारी जी, तो स्टेट क्या कर रहा है ये सवाल भी बनता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज क्यों नहीं दावत इस्लाम को फ्लैग ऑफ करती, उनको लिस्ट नहीं किया। इनकी रजिस्ट्री तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी के क्षेत्र में ही हुई है, रायपुर में, ये कहा जा रहा है। गौरी शंकर जी देखिए, आपने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आया। उस संदर्भ में मैंने कहा है, आपने सवाल जो किया उसका जवाब नहीं आया कि जो अलॉटमेंट किया गया था क्यों अलॉटमेंट रद्द क्यों करना पड़ा। अगर आप सही है तो पहली बात रद्द नहीं करना पड़ता। वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट हुआ ही नहीं तो रद्द की बात ही नहीं होती। तो रद्द क्यों हुआ फिर? क्यों सरकार बोल रही है रद्द किया? क्यों रद्द हुआ? अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। नहीं सुनिए, मेरा समय है, अब मेरा समय है, आप बोलिए मत बीच में आप। अरे पाकिस्तान की संस्था है तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान की संस्था है। अच्छा, एक दूसरे पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। गौरी शंकर जी जवाब दीजिए सवाल। गौरी शंकर जी एक बात है, आप कह रहे हैं कि विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि अलॉटमेंट हुआ ही नहीं तो रद्द की बात नहीं होती। आप कह रहे हैं सरकार ने अभी ऐलान किया कि फैसला वापस ले लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये दावत इस्लाम संगठन इस पर प्रश्न चिन्ह है तो सेंट्रल एजेंसीज ने क्या इसको फ्लैग ऑफ किया है कि नहीं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बाहर की कंट्रियों से ताल्लुकात रखती है, लेकिन इन्होंने मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी नहीं तो फिर बुके सवाल ये है कि देखिए विकास तिवारी जी, देखिए मैं देखिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है तो फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सवाल पूछने पड़ेंगे अगर आप इन आरोपों को सही मानते हैं तो नहीं पर गौरी शंकर जी अपनी बात पूरी कीजिए। गौरी शंकर जी अपनी बात पूरी कीजिए। उनका यहाँ पर बोलने नहीं दे रहे। मेरा साफ कहना है, मोदी पाकिस्तान की संस्था अगर छत्तीसगढ़ में भारत में जमीन खरीदी है तो नरेंद्र मोदी जी की इस्तीफा दे देना चाहिए। बोला कि दावा आपत्ति दीजिए, सवाल उठाया है। अग्रवाल जी का नाम डाले, इनके मुख्यमंत्री जी सवाल ये है कि क्या इस संस्था का कार्यकाल, जो काम करने का तरीका है वो संदिग्ध है? अगर कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था तो फिर वापस लेने की बात क्यों हुई है? और अगर कुछ गलत था ही नहीं तो फिर अलॉटमेंट को वापस क्यों लिया गया? कई सारे सवाल हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नोकझोंक चलती रहेगी। फिलहाल चलते हैं जेपी नड्डा जी की जनसभा की ओर।